स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 2 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार में भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। वहीं बात करें तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपने सर्वेक्षण में कहा कि बिहार में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। वहीं बात करें तो जीएसआई सर्वेक्षण के बाद भूवैज्ञानिक विभाग जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की एजेंसी के साथ एक बैठक भी किया गया है, जिसमें राज्य के कुछ महीनों में G3 जो प्रारंभिक चरणों में केंद्रीय एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर सकती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का दूसरा प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, बी 31 मई, सी 30 मई, डी 1 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है, जो तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं बात करें तो इसकी शुरुआत 1987 में शुरू की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 17% युवा धूम्रपान करने वाले लोगों की आयु 15 से 24 वर्ष है। 15 से 24 वर्ष है। वहीं बात करें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के द्वारा दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले भारत में जो हैं, भारत में 2019 की बात करें तो 15 से 24 वर्ष की आयु वाले लोग लगभग 2 करोड़ युवा धूम्रपान करते हैं। 2 करोड़ धूम्रपान करते हैं। वहीं बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लें कि धूम्रपान करने वाले 89% लोग 25 साल की कम उम्र के होते हैं और वर्तमान में पूरी दुनिया में 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 155 मिलियन है। वहीं धूम्रपान करने वाले शीर्ष 10 देशों में जो नाम आते हैं उस नामों का जान लें कि वो नाम है चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस है। ये सब देश जहाँ पे धूम्रपान करने वालों में दुनिया के 10 देश जो शीर्ष पे आते हैं, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का खिताब कौन जीता है?
ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सी राजस्थान रॉयल्स, डी गुजरात टाइटंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने पहली बार ये नई टीम है और जिसने अपना डेब्यू संस्करण में ये पहला खिताब अपने नाम किया है 2022 का। और इस फाइनल मैच का जो आयोजन जो किया गया था वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। जो फाइनल हुआ था वो राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था। यह आईपीएल का 15वां संस्करण है, जिसमें 15वें संस्करण में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वहीं बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा संचालित इस लीग में 15वें संस्करण में 2 नई टीम भाग ली थी, जिसमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स थी। नहीं तो वहीं कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस फाइनल में दर्शकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी और इस लीग में फाइनल मैच में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट जर्सी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं बात करें तो आरामको पर्पल कैप के विजेता जो रहे यजुवेंद्र चहल रहे हैं जिन्होंने 27 विकेट लिए थे। और ऑरेंज कैप की बात करें तो जॉस बटलर हैं जो 863 रन बनाए थे। जॉस बटलर। अब प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच लिए थे वो हार्दिक पांड्या। और अप स्टॉक जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जो था वो भी जॉस बटलर के नाम ही गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, दिल्ली सीमा शुल्क ने कौन सी परियोजना शुरू किया है? ऑप्शन ए निगाह परियोजना, बी दृश्य परियोजना, सी अपरूपी, डी संभव परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निगाह परियोजना। दिल्ली सीमा शुल्क ने निगाह परियोजना को शुरू किया है। वहीं बात करें तो कस्टोडियन मेमर्स GRFL के सहयोग से ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल्स ICTM को विकसित किया है। वहीं बात करें तो प्रोजेक्ट के NEGM और ICTM के उपयोग से कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है और यह ICDS के भीतर कंटेनर की आवाजाही को बेहतर दृश्यता से सहयोग करेगा और सीमा शुल्क की लंबी कतारों में खड़े कंटेनर को तेजी लाने और समय की निगरानी में मदद मिलेगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशुओं मृत्यु दर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 19, बी 28, सी 31, डी 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 28 हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS ने जारी रिपोर्ट किया है, जिसमें बताया है कि भारत में नवजात मृत्युओं की जो मृत्यु दर है वो 28 है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण भारत के क्षेत्र में 31 है और शहरी भारत में 19 है। वहीं बात करें तो सबसे अधिक कौन से राज्य में? सबसे अधिक
शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट में बिहार 8वां स्थान है, बिहार जो है 8वां स्थान है। हाँ, वहीं बात करें तो हम जो मध्य प्रदेश में जो नवजात मृत्यु दर जो है वो है 43 है, उत्तर प्रदेश में 38 है, छत्तीसगढ़ में 38 है, असम में 36 है, उड़ीसा में 36 है, राजस्थान में 32, हरियाणा में 28, बिहार में 27, झारखंड में 25 और उत्तराखंड में 24 है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 2024, बी 2023, सी 2025, डी 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2026। 2026 तक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का व्यय जो होगा वो 13,554 करोड़ होगा। और वहीं बात करें तो इस योजना जो प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना जो है, इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार अवसर को बढ़ावा देना है। और इससे वहीं बात करें तो मिलने वाले लाभ क्या हैं, तो इसमें विनिर्माण के क्षेत्र में इकाई स्थापना की जाएगी जिसकी अधिकतम लागत 25 लाख रुपये होगी, जिसमें अधिकतम लागत 25 लाख रुपये। और व्यवसाय सेवा में के क्षेत्र में यह 10 लाख रुपये है। और PMGEP परियोजना के संदर्भ के अंतर्गत सब्सिडी दर भी सामान्य वर्ग के लिए 15% शहरी के लिए है और 25% ग्रामीण के लिए है। वहीं बात करें तो कुल परियोजना की लागत शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। और इसके जो पात्र कौन होंगे, इसके लिए योग्यता क्या होगा, तो इसके लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए की अधिक लागत परियोजना होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक होंगे। PMEGP के अंतर्गत योजना की सहायता केवल विशिष्ट नई स्वीकृत परियोजना के लिए ही उपलब्ध होंगे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया है? ऑप्शन ए 7वां, बी 10वां, सी 16वां, डी 8वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वां संस्करण हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने जारी किया है, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली प्रत्येक 10 श्रेणी
की सूची का संस्करण जारी किया है। वहीं बात करें तो फोर्ब्स 2022 के लिस्ट में अधिकतर जो है भारतीय और इस स्थान और फोर्ब्स पत्रिकार में इस बार 61 व्यक्तियों के साथ भारत शीर्ष स्थान पे है। वहीं सिंगापुर 34 पे है, जापान 33 है, ऑस्ट्रेलिया 32, इंडोनेशिया 30 और 28 चीन का स्थान है। वहीं बात करें तो इस लिस्ट में फोर्ब्स लिस्ट में अकोडो की को फाउंडर जो है लविका अग्रवाल और सजल खन्ना का नाम भी शामिल है। इस सूची में शामिल होने वाले की बात करें तो इस सूची में शामिल होने वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक MFI 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, बी संजीत नावेकर, सी संजीत त्रिपाठी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीत नावेकर। संजीत नावेकर को हाल ही में MI अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित है ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण में यह अवार्ड दिया गया है उनको। यह पुरस्कार जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 10 लाख रुपये स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जुनैद अहमद, बी देवाशीष मुखर्जी, सी उमर निसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उमर निसार। उमर निसार को रेडियो जॉकी यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो अवार्ड है मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 में अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा एक सबसे श्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित करता है। वहीं बात करें तो रेडियो फॉर चाइल्ड ने देश भर के निजी FM और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने वाले नियमित टीकाकरण के प्रति लोगों के लिए जागरूकता का भी सम्मानित किया है। वहीं बात करें तो उमर निसार ने अपना कैरियर 2014 में शुरू किया था और पूरे भारत में 80 से अधिक रेडियो कर्मचारी भी रेडियो फॉर चाइल्ड के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत के IBA से जूडो ग्राफिक में अपना कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBS में जूडो कराटे में अपना पहला मेडल जीता है और इस IBA में इंडियन क्लाइंट एंड पैरा जूडो में
कपिल परमार को यह मेडल दिलवाने का श्रेय जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? ऑप्शन ए 17वां, 117वां, बी 108वां, सी 116वां, डी 123वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 118वां। यह 118वीं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि का 118वां बैठक था। वहीं बात करें तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत वार्षिक रूप से ये आयोजित किया जाता है, जो दोनों देश इसे आवश्यकता के रूप में मानते हैं। वहीं बात करें तो इसका आयोजन 30 और 31 मई के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह 60 साल पुराना जल सिंधु समझौता है और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। और यह समझौता जो शुरू हुआ है 19 सितंबर 1960 को हुआ है। वहीं बात करें तो सिंधु जल समझौता में उन्हें स्पष्ट किया है कि पूर्वी क्षेत्र के 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत का एक छत्र अधिकार है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ है। भारत के पास इन नदियों के पानी से खेती, नौवहन, घरेलू इस्तेमाल का अधिकार है। वहीं बात करें तो साथ ही भारत डिजाइन और ऑपरेशन की निश्चित मापदंडों के अधीन बिजली परियोजना तैयार कर सकता है। और 3 नदियों की कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत के हिस्से का 3.3 एकड़ पानी दिया गया है, जो कुल पानी की मात्रा का 20% है। हालांकि वहीं बात करें तो भारत अपने हिस्से का 93 से 94% पानी इस्तेमाल करता रहा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।